Hello student, today we are going to start a new chapter of history, that is age of industrialization. Okay? Yes. So इस चैप्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. एक तो है impacts of industries on England and the second part में है impacts of industries on Indian territory. Got it? So this is the first figure that is drawn by on the popular music book that is published by E.T. Paul. Okay, in 1900. तो इस बुक को अनाउंस किया गया एज ए डॉन ऑफ सेंचुरी. दैट इज डॉन मीन द बिगिनिंग ऑफ सेंचुरी. यू कैन सी इन दिस पिक्चर ए गोडस लाइक फिगर है जो कि एक व्हील, दैट इज व्हील ऑफ टाइम, उसके ऊपर विंग्स लगे हुए हैं, उस पर एक पर्च कर रही है लाइक स्टैंडिंग ऑन दैट व्हील. और शी इज़ गोइंग टू हर फ्लाइट इन द न्यू वर्ल्ड. और न्यू वर्ल्ड में क्या है? यू कैन सी द मशीनरी, प्रिंटिंग प्रेस, डैम्स, ट्रांसपोर्टेशन, एवरीथिंग इज सीन हेयर. ओके, तो शी इज़ गोइंग टू द न्यू सेंचुरी दैट इज इन हर हैंड. क्लियर? सो दिस वॉज द डिस्क्रिप्शन ऑफ this whole picture that is described here. Clear? Yes. उसके बाद हमारे पास एक और पिक्चर है that is here. Two magicians. Yes, you can see this two magician. तो इसमें दिखाया कि पहली फिगर में दिखाया है अलादीन. अलादीन एवरीबडी नोज कि इन इंडिया वी हैव जस्ट सीन इन द एंशियंट टाइम इन द स्टोरीज के जो अलादीन था अपने मैजिक लैम्प के साथ वो कितने सारे पैलेसेस बना देता था. विद इन नो मिनट्स ही कैन मेक सो मैनी पैलेसेस, सो मैनी थिंग्स दैट आर प्रोड्यूस्ड. तो दूसरी फिगर में हमें दिखाया है कि दैट इज़ ए इंजीनियर, मॉडर्न इंजीनियर, जो अपनी टेक्निक से, टेक्नोलॉजी से कितने सारे डैम्स, बिल्डिंग्स, शिप्स, सो मैनी थिंग्स कैन बी क्रिएटेड बाई इट. सो व्हाट इज़ द कंपैरिजन ऑफ दीज टू पिक्चर्स? कि जो आपकी पहली पिक्चर है वो रिप्रेजेंट करती है ओरिएंट एशिया. दैट इज़ हेयर यू कैन सी ओरिएंट. सो आपके कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी साथ में आपने लर्न करना है. तो दिस इज़ अलादीन्स ओरिएंट टाइम पीरियड. तो दैट रिप्रेजेंट द रेफरिंग टू द एशिया. तो एशिया रिप्रेजेंट करते हैं प्री मॉडर्न, ट्रेडिशनल एंड मिस्टीरियस टाइम. क्लियर? सो इन द सेकेंड वन एज आई टोल्ड यू दिस इज़ द मॉडर्न मैकेनिक दैट इज़ टोल्ड कि उसने अपनी टेक्निक, अपनी विजडम के साथ कितनी सारी मशीनरीज, कितनी सारी बिल्डिंग्स बनाई है. क्लियर? सो नाउ विल कम टू द मेन टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज़ बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. ओके, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन you may be considering that whenever the first industry started in England. So yes, England was the first country where industrial revolution started. Got it? तो लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने से पहले क्या सीन था? व्हाट वाज अ सीन बिफोर द कमिंग ऑफ इंडस्ट्रीज? अब आपको लगता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है फैक्ट्रीज का आना, मतलब फैक्ट्रीज कितनी सारी इकट्ठी हो गई, आ गई, तो दैट मीन इंडस्ट्रीज शुरू हो गई. बट दैट इज़ नॉट द करेक्ट मीनिंग. मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने से पहले भी यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन थी. तो हाउ कैन वी प्रूव दैट? उसके लिए आप कहोगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन आने से पहले देयर वाज प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन. तो व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन? मतलब अर्ली फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. दैट इज प्रोटो का मीन दैट इज इंडिकेटिंग द फर्स्ट और अर्ली फॉर्म ऑफ समथिंग. लेकिन यहाँ पे आपने करना है अर्ली फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इज नोन एज प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन. मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन आने से पहले जो फेज था उसको आपने कहना है प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन. तो दैट वोंट बी क्लियर यू नाउ. तो उसको मैं एक्सप्लेन करने के लिए आपको पूरी प्रॉपर बताऊंगी कि एक्चुअली अर्ली फेज इंडस्ट्रियलाइजेशन का था कैसा. तो इसके लिए आपका है कि इन 17 and 18 centuries merchants from towns in Europe, as I told you we will discuss in Europe. यूरोप के बाद विल शिफ्ट टू द इंग्लैंड. क्लियर? तो कहते 17-18 सेंचुरी में जो मर्चेंट थे, मर्चेंट व्यापारी,
वो टाउन्स में यूरोप के बिगैन मूविंग टू कंट्री साइड, मतलब उन्होंने टाउन में से कंट्री साइड जाना शुरू कर दिया। क्यों? तो यू कैन जस्ट मेक अ क्वेश्चन ओवर हियर, व्हाई? गॉट इट? तो व्हाई द मर्चेंट्स इन टाउन्स इन यूरोप दे स्टार्टेड मूविंग टू कंट्री साइड, व्हाट वाज द रीजन फॉर दैट? गॉट इट? तो इसके लिए आपने करना है आंसर्स, यू विल स्टार्ट फ्रॉम हियर के these merchants earlier they are supplying money to peasant artisans persuading them to produce for international market। मतलब इन मर्चेंट ने गांव में जाके पीजेंट को और आर्टिशियंस को ये कन्विंस किया कि वो उनके लिए प्रोड्यूस इंटरनेशनल मार्केट के लिए करके दे। वाई फॉर इंटरनेशनल मार्केट? व्हाट वाज द नीड फॉर दैट? तो आपने कहना है कि जैसे ही वर्ल्ड ट्रेड बढ़ता चला गया, जैसे ही कॉलोनीज पे वेस्टर्न कंट्रीज ने कंट्रोल ज़्यादा बढ़ा दिया, तो उसी तरह गुड्स और की डिमांड बढ़ती चलेगी। मतलब पहले अब ट्रेड आप कर रहे थे, इतना ज़्यादा एक्सप्लोरिंग नहीं था, एक्सपेंशन नहीं थी। धीरे धीरे जैसे वर्ल्ड ट्रेड बढ़ता चला गया, बाकी कंट्रीज ने और डिमांड की कि अभी और मटेरियल चाहिए, और मटेरियल चाहिए, लेकिन ये जो मर्चेंट थे यूरोप में बैठे हुए, ये एक्सपैंड नहीं कर पा रहे थे। तो ये बट मर्चेंट कुड नॉट एक्सपैंड प्रोडक्शन विद इन टाउन्स। ये क्यों नहीं कर पा रहे थे? जो मर्चेंट थे यूरोप के, एक्सपैंड इसलिए नहीं कर पा रहे थे क्योंकि यहाँ पे अर्बन एरिया में थे ट्रेड गिल्ड्स। अर्बन क्राफ्ट और ट्रेड गिल्ड्स बहुत पावरफुल थे विद इन यूरोप सिटीज। ये ट्रेड गिल्ड्स थे कौन? तो क्वेश्चन मार्क, ये ट्रेड गिल्ड्स कौन थे? ये एक एसोसिएशन थी प्रोड्यूसर्स की, प्रोड्यूसर दोज हु आर प्रोड्यूसिंग। जो प्रोड्यूसर की ऐसी एसोसिएशन थी जो कि अपने क्राफ्ट भी को ट्रेन करते थे, उन पे कंट्रोल बना के रखते थे प्रोडक्शन पे, और कंपटीशन रखते थे कि कोई बाहर का बंदा यहाँ पे एंटर ना कर जाए हमारे बिजनेस में, और प्राइजेस पे पूरा कंट्रोल करते थे। गॉट इट? तो गॉट इट कि ट्रेड गिल्ड वो ऐसी एसोसिएशन थी प्रोड्यूसर्स की जो कि टाउन्स में काम करती थी और किसी नए बंदे को वहाँ पे एंटर नहीं करने देती थी अपने बिजनेस में। नेचुरली है, अगर अपने बिजनेस से कोई नए बंदे आएंगे तो उनका कंपटीशन और बढ़ जाएगा, उनका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। इसलिए वो करते थे कि किसी नए बंदे को हमने अपने टाउन्स में प्रोडक्शन शुरू नहीं करने देनी। ऐसा करने के लिए उनको कौन दे रहा था शेयर? रूलर्स। तो रूलर्स उनको पूरी तरह से प्रोटेक्शन दे रहे थे ट्रेड गिल्ड्स को कि हम आपकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं कि कोई नया बंदा यहाँ पे ट्रेड नहीं शुरू करेगा, जितने ओल्ड बंदे कम कम कर रहे हैं वही करेंगे। गॉट इट? तो ऐसे में क्या था कि जो नया बंदा मर्चेंट है, नया व्यापारी है, वो अपना काम शुरू करना चाहता है। मे बी आपने वहाँ पे आप कहते हो कि आजकल बड़ा इंटरनेशनल ट्रेड चल रहा है, मैंने भी इस ट्रेड में आना है, लेकिन मैं शुरू नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं क्या करूँ? तो मैं ऐसे करता हूँ कि ट्रेड गिल्ड से पूछता हूँ। ट्रेड गिल्ड कहते हैं नो, यू कैन नॉट स्टार्ट दिस। तो अब मैं क्या करूँ? मैंने काम शुरू करना है, तो इसलिए मैं मर्चेंट हूँ, मैं क्या करूँगा? टाउन में काम शुरू करने के बजाय मैं कंट्री साइड चला जाऊँगा, मैं गांव में चला जाऊँगा नियर बाय। यहाँ पे मैं अपना ईजिली काम कर पाऊँगा और मैं प्रोडक्शन में अपना कंट्रीब्यूट कर सकूँगा और मैं उसके लिए अपना प्रॉफिट तय कर पाऊँगा। ओके? तो इसीलिए काफ़ी मर्चेंट ने शुरू में बिगिनिंग में 17-18 सेंचुरी में, 17 का मतलब है 1600 वाले ईयर्स हैं, 17 और 18 सेंचुरी का मतलब है 1700 वाले ईयर्स हैं, जिनमें कि उन्होंने ये प्रोडक्शन कंट्री साइड में शुरू कर दी। गॉट इट दिस क्वेश्चन? ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। तो नाउ व्हाट हैपन, कंट्री साइड में मे बी यू आर ट्रेडर, आप ट्रेडर हो, आप मर्चेंट हो, तो आपने कंट्री साइड में क्या किया? पूरा पीजेंट आर्टिशियन को आपने उनको कन्विंस किया कि आप ना प्लीज़ हमारे लिए प्रोडक्शन करना शुरू कर दो, क्योंकि ना हमारे टाउन्स में वो हमें प्रोडक्शन करने दे नहीं रहे हैं। तो जो वहाँ पे पीजेंट वगैरह थे उनको लगा भाई चलो हम तो अपनी सर्वाइवल के लिए अभी फायरवुड करते हैं, कलेक्ट बेरीज वेजिटेबल्स कलेक्ट करते हैं, हम यहाँ पे एग्रीकल्चर भी करते हैं, चलो अगर ये कहते हैं तो इनका काम भी कर देते हैं। तो इसके लिए उन्होंने बोला ट्रेडर्स ने कि मैं आपको ना एडवांस में पैसे दूंगा। तो पीजन को लगा ये तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि एडवांस में पैसा, हम अपना रॉ मटेरियल कॉटन वगैरह कलेक्ट करेंगे और इनके लिए वीविंग करनी शुरू कर देंगे। वीविंग दैट इज कपड़ा बुनना।
ओके, जो हमारी कंट्री में जुलाहे काम करते हैं, वीवर का काम करते थे, तो इनके लिए उनको अपॉर्चुनिटी दी कि अपने जो टाइनी प्लॉट्स वगैरह हैं ना, वहाँ पे अपने सारे वर्क मेंबर्स को लो, अपने फैमिली मेंबर बच्चों को आप अपने वहीं पे रह के हमारे लिए एज अ ट्रेडर, एज अ मर्चेंट के लिए आप वीविंग का काम करना शुरू कर दो। तो उन्होंने बड़े अच्छे से, बड़ी ईजिली उनसे एडवांस से ऑफर जो उन्होंने किए थे, मर्चेंट ने एक्सेप्ट किए और इन्होंने मर्चेंट के लिए काम करना शुरू कर दिया। मतलब ये कंट्री साइड में जो पीजेंट थे, उन्होंने ट्रेडर्स, मर्चेंट जो कि शहर टाउन्स में रह रहे हैं, उनके लिए वीविंग करना शुरू कर दिया। यू कैन सी इन द पिक्चर, दिस इज स्पिनिंग। चरखा आपको पता है, चरखा, तो दैट इज द स्पिनिंग वन। ओके, तो ये स्पिनिंग कर रही है, मतलब जब आप व्हील को घुमाओगे तो यहाँ से आपका ये स्पिंडल है, दिस इज स्पिंडल, जहाँ पे आपका थ्रेड बनना शुरू हो जाएगा। गॉट इट? सो पिक्चर को भी आपने ज़रूर साथ में करना है, पढ़ना है, क्योंकि यू कैन गेट एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द मे बी पिक्चर और मे बी द पैराग्राफ्स। ओके, अब आप देख रहे हो कि जो कंट्री साइड में पीजेंट हैं, उन्होंने ट्रेडर्स, मर्चेंट से अपना एडवांस कलेक्ट किया, उनके लिए काम करना शुरू कर दिया अपने छोटे प्लाट पे। तो अब उन्होंने देखा, इंडियन वीवर्स ने, पीजेंट ने, कि जो काम वो कर रहे हैं उनमें तो बड़ा पैसा है। अब उनको जो ट्रेडर्स, मर्चेंट हैं, उनको पैसा देते चले जा रहे हैं और वो उनके लिए काम करते चले जा रहे हैं। अब आप देखोगे कि ये सारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो रही है, ये प्रोटो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो रही है। मतलब अभी तक इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं शुरू हुई इंग्लैंड में, कोई फैक्ट्रियां शुरू नहीं है, कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट के लिए वो प्रोडक्शन चल रही है। कौन कर रहा है इसके लिए? पीजेंट। तो पीजेंट ये ट्रेडर्स के लिए वीविंग करके दे रहे हैं, और जो मर्चेंट हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में सारे जो वीविंग का है, कपड़ा वगैरह है, उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। गॉट इट? तो अब उन्होंने क्या रियलाइज़ किया, पीजेंट ने, जो कंट्री साइड में रह रहे थे, कि उनकी इनकम बढ़नी शुरू होगी। अब उन्होंने करा कि हम पूरी अपनी लेबर का यूटिलाइज करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, अपने जो पीजेंट का काम करते थे, कल्टीवेशन करते थे, वो कल्टीवेशन छोड़ दी, क्योंकि उनको अब ज़्यादा पैसे मिलने लगे बाय द ट्रेडर्स, मर्चेंट, और उन्होंने अपने बच्चों को, अपने विमेन, सारी फैमिली मेंबर वीविंग कर रही है और अच्छा खासा पैसा कमा रही है, जो कि उनको पहले कल्टीवेशन में नहीं मिल रहा था। ओके, तो दैट इज हाउ दे आर डेवलपिंग फुल्ली यूज ऑफ देयर लेबर रिसोर्सेज। अब आपने देखना है, एक क्लोज रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है टाउन्स और कंट्री साइड में। वो कैसे? वो ऐसे कि मर्चेंट रह रहे हैं टाउन्स में, लेकिन उनका काम हो रहा है कंट्री साइड में। गॉट इट? तो अपनी फैमिली उसने टाउन में रखी हुई है, लेकिन वो दिन चढ़े अपने कंट्री साइड में उनसे काम करवाने आ जाता है कि कैसा काम चल रहा है, सारा कुछ देख के सुपरवाइजन करके वापस वो टाउन में लौट चला जाता है। गॉट इट? तो इस तरह से आप कह सकते हो कि मर्चेंट रहते टाउन्स में हैं, लेकिन काम कंट्री साइड में चल रहा है। तो अगर देखा जाए, एक मर्चेंट क्लोथियर है, क्लोथियर मतलब क्लॉथ का जो काम करता है इंग्लैंड में। मैंने जैसे बोला है कि आपका जो मेन यहाँ पे फोकस रहेगा वो इंग्लैंड में रहेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या है, जो मर्चेंट है, क्लोथियर मर्चेंट इंग्लैंड का है, वो अपनी वूल परचेज करता है वूल स्टेपलर से। स्टेपलर का मतलब यू कैन सी हेयर कि जब आप वूल की सॉर्टिंग करते हो, सॉर्टिंग मतलब कि कौन सी बेस्ट क्वालिटी की वूल है, कौन सी कम की है। जो बेस्ट क्वालिटी की होगी उसका दाम हमेशा ज़्यादा रहेगा और कम का उस अकॉर्डिंग रहेगा। तो इसमें जो है, सबसे पहले जो मर्चेंट है, जो शहर में रहता है, इंग्लैंड में रहता है, वो वूल स्टेपलर से वूल परचेज करेगा। गॉट इट? वूल उसने ले ली क्वालिटी के अकॉर्डिंग। तो उसके बाद उसकी स्पिनिंग करेगा। स्पिनिंग का मतलब होता है काटना, मतलब उसका थ्रेड बनाना। जो कि आप देख रहे हो, ये स्पिनिंग हो रही है, ये वूल का वो क्या कर रही है, थ्रेड बना रही है। तो क्लोथिंग मर्चेंट ने पहले वूल ली, उसको स्पिनिंग करवाया, उसकी मतलब थ्रेड बनवाया। उसके बाद उसने थ्रेड बना के डिफरेंट स्टेजेस में थ्रेड बन गया। फिर उसने प्रोडक्शन के बाद फुलर क्या कर रहा है, प्लेटिंग, मतलब जो कपड़ा बन गया, कपड़े को प्लेटिंग, तह लगाई और डायर्स को दे दिया डाई करने के लिए। गॉट इट? ये डिफरेंट स्टेजेस हैं, स्टेपलर की स्टेज है, स्पिनर की स्टेज है, उसके बाद फुलर की है, डायर की स्टेज है। तो अल्टीमेटली जब फिनिशिंग गुड होगा, जो आपका कपड़ा बन गया, वो लंदन में फिनिशिंग करेंगे। लंदन, दैट इज़ द कैपिटल ऑफ इंग्लैंड। तो अब शहर में इतना काम तो आप कर ही सकते हो, बाकी काम आप
वहाँ पे करवा रहे हो कंट्री साइड में, लेकिन अल्टीमेटली जो आपने लास्ट लंदन में फिनिशिंग करनी है, फिनिशिंग का मतलब होता है मे बी कुछ धागा निकला हुआ है, कुछ वहाँ पे डिफेक्ट नज़र आ रहा है, उसको सबकी रिमूविंग जो होती है, क्योंकि आपने इंटरनेशनल मार्केट के लिए आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो आप कोई कमी पेशी नहीं छोड़ सकते उस कपड़े में, उस क्लॉथ में, तभी वो इंटरनेशनल मार्केट में परफेक्ट दिखाई देगा। इसलिए लंदन में उसको पूरी तरह से विदाउट एनी एरर दैट हैज़ टू बी सेल इन द इंटरनेशनल मार्केट। क्लियर? इसलिए लंदन को माना गया फिनिशिंग सेंटर। गॉट इट? तो आपने ये बात करनी है कि कैसे आपने देखा कि एक जो मर्चेंट है, क्लॉथियर मर्चेंट इंग्लैंड का है, वो टाउन में ना रह के, मतलब टाउन में रहता हुआ कंट्री साइड में अपना सारा काम करवा रहा है और पूरी तरह से इंटरनेशनल मार्केट के लिए वह प्रॉफिट कमा रहा है। अब ये कह सकते हो कि ट्रेड गिल्ड्स की भी बात रह गई कि किसी नए बंदे को मैंने यहाँ एंटर नहीं होने देना, और यहाँ पे आप देखोगे कि जो नए मर्चेंट आए, जैसे आपने काम शुरू किया तो आपकी बात भी रह गई, क्योंकि आपने बिना उनको नुकसान पहुँचाए शहर में आपने गांव से सारा काम करवा लिया और मे बी चीपर रेट पे करवा लिया। क्लियर? तो इसलिए आप कह सकते हो कि प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम जो था वो नेटवर्क कमर्शियल एक्सचेंज था। नेटवर्क कमर्शियल एक्सचेंज का मतलब आपको बता दूं एक बार क्या होता है। जैसे प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है द वर्क इज डन अंडर द डिसेंट्रलाइज यूनिट। ओके, इंडस्ट्रियलाइजेशन, हाँ जी, डिसेंट्रलाइज का मतलब कैसे होता है, जैसे डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है कि डिफरेंट यूनिट्स, काम आपका सेंट्रलाइज नहीं है, सेंट्रलाइज का उल्टा डिसेंट्रलाइज। जैसे आपका मे बी आप एक हाँ मर्चेंट हो, तो आप मर्चेंट आपने क्या किया, स्टेपलर से एक साइड से आपने वूल ली एक स्टेज, दूसरी स्टेज स्टेपलर आप लेके अपनी वूल लेके आप चले गए स्पिनर के पास, तो स्पिनर ने आपका स्पिनिंग करी, स्पिनिंग के बाद आप चले गए फुलर के पास, तो फुलर ने पूरी तरह से कपड़ा कपड़ा बना के उसकी प्लेटिंग कर दी, फिर आप गए वही सामान सारा उठा के घूम रहे हो, आप डायर के पास गए, तो डायर्स ने क्या किया, उसको डाई किया डिफरेंट कलर्स में, उसके बाद आप सारा सामान उठा के लंदन आ जाते हो फॉर द फिनिशिंग। तो आप क्या देख रहे हो इसमें कि ये सारा काम किस में हो रहा है, डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट में। काम मतलब एक छत के नीचे, एक फैक्ट्री के नीचे नहीं हो रहा है जैसे आजकल आपका होता है। मे बी यू हैव सीन दैट पीटीएल फैक्ट्री स्वराज वगैरह आपने देखी कि ट्रैक्टर बनने की देखी हो, कुछ भी देखा हो ऐसा, जिसमें क्या होता है मतलब पॉइंट ए से लेके जी तक सारा काम एक ही इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में वो प्रोडक्शन तैयार हो जाती है। आपको अलग अलग जगह जाना नहीं पड़ता इतना भारा सामान उठा के। लेकिन उस टाइम क्या होता था, जो मर्चेंट होते थे दे आर डीलिंग इन डिफरेंट लोकेशन, डिफरेंट साइट्स, डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट। तो क्योंकि सारा काम एक छत के नीचे नहीं हो रहा था, ये आपकी थी प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, मीन द वर्क वाज डन अंडर डिफरेंट यूनिट्स। कैन यू सी दैट? क्लियर? तो ये आपका था कि कैसे प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन दैट डेवलप बिफोर द इंडस्ट्रियलाइजेशन। मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि हर स्टेज में प्रोडक्शन में 20 to 20 वर्कर्स वर एम्प्लॉयड बाय ईच मर्चेंट। मतलब आप एक मर्चेंट हो, आपके हर स्टेज में जो मैंने आपको स्टेजेस बताई हैं 20 to 25 वर्कर्स काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि एक क्लोथियर मर्चेंट जो इंग्लैंड का है उसके अंडर अराउंड 100 वर्कर्स काम कर रहे हैं। गॉट इट? ये सारे 20-25 अलग अलग स्टेजेस में एक मर्चेंट जो क्लोथियर इंग्लैंड का मर्चेंट है उसके अंदर 100 वर्कर्स काम कर रहे हैं। तो दिस इज नोन एज प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग दैट। मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन जो कि एक्चुअली इंग्लैंड में आई, उससे पहले भी इंडस्ट्रियलाइजेशन होती थी, मतलब कि इंटरनेशनल मार्केट के लिए प्रोडक्शन होती थी। गॉट इट? ओके, नाउ कम टू द कमिंग अप ऑफ फैक्ट्री। तो फैक्ट्रियां कब शुरू हुई? तो अगर हम पहले चीज ये करें फैक्ट्री का, यहां पे इसका मतलब था फैक्ट्री की प्रोडक्शन, दिस वन, कि यहाँ पे ये मतलब है कि फैक्ट्रियां आई इज इक्वल टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई, ये नहीं था। क्योंकि शुरू में फैक्ट्री का मतलब था जहाँ पे आप अपना गोडाउन लाइक अपना सामान रख सकते थे ना अपनी इंटरनेशनल मार्केट के लिए, उसको फैक्ट्री कहते थे। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम फैक्ट्री का मीनिंग चेंज हो गया। इसका मतलब बना जब नंबर ऑफ फैक्ट्री स्टार्टेड इन इंग्लैंड, दैट इज नोन एज
इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो आपने याद रखना है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आपका इंग्लैंड में शुरू हुआ। दैट इज वाई इंग्लैंड इज वेरी स्ट्रॉन्ग कंपेयर टू अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। गॉट इट। तो आपकी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट कब हुआ? 1730s में। गॉट इट। तो दैट इज यहाँ पे लिखा है लेट 18th सेंचुरी तक काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज ओपन हो गई। जब भी आप ये वर्ड यूज़ करते हैं लेट 18th सेंचुरी, तो आपने इसको देखना है कि 1717 से लेके 1800 तक ये टाइम पीरियड हो सकता है, क्योंकि ऑलमोस्ट आपको बोर्ड में भी सेंचुरीज के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस पुटअप किए जाएंगे। तो बी केयरफुल रिगार्डिंग दैट। इफ दैट इज आस्किंग लेट 18th सेंचुरी, यू शुड नो द ईयर्स एट दैट टाइम। ओके। हाँ जी। तो अब है कि जब आपकी फर्स्ट फैक्ट्रियां ओपन हुई, वो किस तरह की थी? फर्स्ट सिंबल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फर्स्ट सिंबल ऑफ न्यू एरा वॉज कॉटन। मतलब जब पहली सबसे फैक्ट्रियां शुरू हुई, उन्होंने बनाना क्या शुरू किया? कॉटन के कपड़े। ओके, कॉटन को प्रोसेस किया, कॉटन इंडस्ट्रीज में उन्होंने कपड़े बनाने शुरू किए। सबसे पहली इंडस्ट्रीज ने ये कॉटन का काम किया। गॉट इट, फर्स्ट सिंबल। ओके। तो इसकी प्रोडक्शन जो थी, बूम, बूम मतलब इंक्रीज, इंक्रीज कब हुई? लेट 19th सेंचुरी। अगेन लेट 19th सेंचुरीज का मतलब है 1880s या 1870 से लेके 1900। ओके। तो दिस इज द ईयर जब एक्चुअली में आपकी प्रोडक्शन शुरू हुई, उसको 100 साल लग गए। ये नहीं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, फैक्ट्रियां खुलियां, सारा मैनुअल काम बंद हुआ और सबने फैक्ट्रियों में चीज़ें बनानी शुरू, ऐसा नहीं हुआ। इसको एटलीस्ट 100 साल लग गए, जबकि मैनुअल वर्क को इंडस्ट्रीज दैट इज मशीनरी में आने में। तो तब भी सारा काम अभी भी मशीनरी में नहीं था, बहुत काम अभी भी मैनुअली चल रहा था जब मैं ये वाली बात कर रही हूँ। गॉट इट। हाँ जी। अब आपने एग्जाम्पल इन्होंने बताई है, जैसे कि 1770s में ब्रिटेन में इंग्लैंड, ओके, टुडेज यूके। तो 1760s में जो इंपोर्टिंग 2.5 मिलियन पाउंड की रॉ कॉटन की थी टू फीड इस कॉटन इंडस्ट्री। इसका मतलब है कि पहले ब्रिटेन 2.5 मिलियन पाउंड कॉटन बाहर से मंगवाता था अपनी कंट्री, अपनी मशीनरी में, अपनी इंडस्ट्रीज में कॉटन के कपड़े बनाने के लिए। वो 87 में 22 मिलियन पाउंड होगी। मतलब उसने 22 मिलियन पाउंड कॉटन मंगवाना शुरू कर दिया अपनी इंडस्ट्रीज को फीड करने के लिए, कपड़ा बनाने के लिए। गॉट इट। तो ऐसे आप कह सकते हो कि कैसे उसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब उसके बाद है, क्योंकि आपको हर एक पैराग्राफ को पूरा प्रॉपर फोकस देना है कि यू कैन बी आस्क एनी क्वेश्चन इन द बोर्ड, तो हर चीज़ को, हर पैराग्राफ को प्रॉपरली समझना ज़रूरी है। तो इसमें आपने देखा कि फैक्ट्रियाँ तो शुरू हो गई, तो सबसे पहले आपने ये भी बता दिया कि कॉटन के कपड़े बनने शुरू हो गए। अब धीरे धीरे आपने देखना है कि किस तरह का काम इन फैक्ट्रियों में हो रहा है और कैसे किया जाता है। हाँ जी। तो अब आपकी धीरे धीरे काफ़ी सारी इन्वेंशंस 18th सेंचुरी में होनी शुरू होगी, जिसके कारण हर प्रोडक्शन की प्रोसेस की एफिशिएंसी बढ़नी शुरू हुई। आपने कभी नोट किया होगा कि जब कोई भी मशीनरी डेवलप होती है, वो इतना अच्छा काम नहीं करती, धीरे धीरे वो उनमें इन्वेंशंस होती जाती हैं और वो और अच्छा काम करना शुरू कर देती है और उनमें और ज़्यादा प्रोडक्शन में एफिशिएंसी इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है। द सेम थिंग हैपन। तो जो डिफरेंट प्रोसेसेस थी ना प्रोडक्शन की, कार्डन ट्विस्टिंग, स्पिनिंग, रोलिंग में बहुत ज़्यादा सुधार आना शुरू हो गया आफ्टर द टाइम पीरियड। ओके। इसके कारण क्या हुआ, जैसे ही आपकी मशीनें अच्छी होनी शुरू हो गई, तो पर वर्कर आउटपुट भी अच्छी आनी शुरू हो गई और प्रोडक्शन भी बहुत अच्छी बढ़नी शुरू हो गई, क्योंकि आपकी मशीनरी में भी पहले कुछ रिपेयर ज़्यादा मांगती थी, मे बी स्लो चलती थी। अब जैसे इन्वेंशन और आती चली गई हैं, वैसे ही पर वर्कर उनकी काम का प्रोडक्शन बढ़ना शुरू हो गया और उन्होंने बड़े अच्छे से प्रोडक्शन भी देनी शुरू कर दी, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे आपने एक चीज़ और मार्क करनी है, रिचर्ड आर्कराइट। तो हु वाज ही? तो इसने फर्स्ट कॉटन मिल को क्रिएट किया। मिल मतलब फैक्ट्री। तो कॉटन मिल को क्रिएट करने वाला बंदा था रिचर्ड आर्कराइट। गॉट इट। इसके आने से मतलब क्या हुआ, मिल के बहुत सारा काम बहुत जल्दी ज़्यादा कंट्री साइड में होना शुरू हो गया और वहाँ पे काम करना और बढ़ता चला गया। तो आपने ये कहना है कि ये सारा कुछ अभी तक क्लॉथ प्रोडक्शन जो हो रही है, कंट्री साइड में भी हो रही थी और विलेज हाउस होल्ड में भी हो रही थी। ओके। अब आपकी शहरों में चल रही है न्यू मशीनरी।
तो मशीनें चल रही हैं आपकी शहरों में, और अभी भी आपका कंट्री साइड में विलेज प्रोडक्शन में काम चलता चला जा रहा था। ओके, तो विद इन ऑल दिस प्रोसेस, तो ये सारा काम अंडर वन रूफ हो रहा है। मैंने पहले आपको बताया कि प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन में सारा काम डिसेंट्रलाइज यूनिट में हो रहा था, डिफरेंट स्टेजेस करी ना, लेकिन जब से फैक्ट्रियां आई हैं सारा काम अंडर वन रूफ हो रहा है। इसका मतलब क्या है, अगर अंडर वन रूफ जैसे आजकल होता है, मैं प्रॉपरली सुपरवाइज कर पाऊंगा हर प्रोडक्शन प्रोसेस में, क्वालिटी वॉच कर पाऊंगा, लेबरर्स को देख पाऊंगा, और जो कि मेरा कंट्री साइड में रहते हुए बड़ा मुश्किल हो रहा था। जैसे मैंने आपको बताया ये चीज़, यहाँ पे मैं सुपरविजन सारा दिन मैं भाग दौड़ में रहता था, सबको सुपरवाइज कर रहा था। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन में प्रॉपरली मेरी प्रोडक्शन में इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं आया, लेकिन जब से इंडस्ट्रीज आई हैं सारा काम अंडर वन रूफ हो रहा है, और जिसके कारण मैं अच्छे से एक ही फैक्ट्री की छत के नीचे, जैसे आप कोई चीज़ तैयार कर रहे हो, मैं भी जैसे मैंने एग्जांपल दी ट्रैक्टर बना रहे हो, फ्रॉम जीरो टू जेड हर चीज़ एक ही रूफ के अंडर है, मैं उसको ईजिली सुपरवाइज कर पाऊंगा। कहीं पे कोई चीज़ की रिक्वायरमेंट है, मशीनरी ख़राब हो गई है, प्रॉब्लम आ गई है, मैं ईजिली वहाँ पर पहुँच सकता हूँ। तो दैट वॉज नॉट पॉसिबल इन द प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड। तो अब क्या होना शुरू हो गया, अर्ली 19th सेंचुरी। तो अर्ली 19th सेंचुरी का मतलब है 1800 से लेके 1825 तक कह सकते हो आप। हमने अंदाज़ा लगाना, एग्जैक्ट ईयर नहीं बताने, तो यू शुड नो द ईयर्स ओवर हियर। तो अर्ली 19th सेंचुरी में फैक्ट्रीज बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब इंग्लैंड को जाने जाने लगा कि ये फैक्ट्रियों का शहर है, फैक्ट्रियों का देश है, कि सबसे पहले यहाँ पे फैक्ट्री आई, इसके बाद यूरोप में आनी शुरू हुई। तो सब ने ये जानना शुरू कर दिया कि इंग्लैंड इज़ द लैंड ऑफ इंडस्ट्रीज। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि नई मिल्स आनी शुरू हो गई, यहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजी आनी शुरू हो गई, और जो कंटेम्प्रेरीज थे वो डेजल हो गए, उनको समझ नहीं आ रही थी इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस कैसे चल रही है। ओके, तो इसीलिए क्या हुआ, तो सारे जो सारी जो इंडस्ट्रीज थी वो कंसंट्रेट हुई मिल्स में। तो इनमें जो बाई लेन्स थी, जो वर्कशॉप थी जो पहले होती थी, तो दे आर स्टिल कंटिन्यू। मतलब आपका काम फैक्ट्री में तो चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो पहले कंट्री साइड में काम चल रहा था, बाई लेन्स हैं, गली नुक्कड़ में काम चल रहा था, घरों में काम चल रहा था, वो ख़त्म नहीं हुआ, दैट वॉज स्टिल कंटिन्यू। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन सी कि इंडस्ट्रियल मैनचेस्टर है, मैनचेस्टर इज द नेम ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर इन इंग्लैंड। गॉट इट। तो चिमनीज में से कैसे स्मोक निकल रहा है, मतलब दिख रहा है कि सब जगह पे प्रोग्रेस हो रही है। गॉट इट। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज। पेस मीन स्पीड। ओके, मतलब किस स्पीड से आपकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो रही है। तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, इसको क्वेश्चन को कर लो, हर पैराग्राफ का क्वेश्चन बनते हैं आपका, कि इसका मतलब है हाउ रैपिड वॉज प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, दिस इज योर क्वेश्चन। ओके, विल डू दैट वन इन द नेक्स्ट पॉइंट्स। तो ये क्वेश्चन आपका रेडी हो गया कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट तो हुआ विद द कमिंग ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंग्लैंड, तो हर चीज़ हम इंग्लैंड की पढ़ रहे हैं। गॉट इट। हाँ जी, तो इसमें वो बता रहा है कि आपकी प्रोसेस क्या, इंडस्ट्रियलाइजेशन की स्पीड क्या थी। तो सबसे पहला रीज़न है इसकी स्पीड का, कि जो सबसे डायनेमिक इंडस्ट्रीज थी ब्रिटेन में वो थी कॉटन और मेटल। ओके, जैसे मैंने पहले आपको बताया द फर्स्ट एरा वाज कॉटन। ओके, तो सबसे पहले कॉटन की इंडस्ट्री बननी शुरू हुई इंग्लैंड में, उसके बाद सेकंड नंबर आया मेटल्स का, जैसे कि आयरन एंड स्टील एंड अदर मेटल्स। ओके, तब अब उसने बताया है कि जो पहला फेज था इंडस्ट्रियलाइजेशन का, तो दैट वाज 1840s तक चला वो। ओके, कॉटन उसका मेन लीडिंग सेक्टर था, फर्स्ट इरा वाज कॉटन। गॉट इट। तो जो रैपिड पेस था, रैपिड स्पीड थी कॉटन की, वो लीडिंग थी, दैट इज अप टू 1840s तक। तो 1840s के बाद क्या हो गया, तो इसका मतलब वो कॉटन कम हो गई। मतलब ये कह सकते तो कम तो नहीं हुई, लेकिन इसके कंपैरेटिव मेटल की इंडस्ट्रीज बहुत आगे निकल गई। वो कैसे, कहते क्योंकि रेलवेज की एक्सपेंशन हुई। तो रेलवेज एवरीबडी नो कि वी नीड अ लॉट ऑफ आयरन। तो जैसे ही रेलवेज की एक्सपेंशन शुरू हुई इंग्लैंड में 1840s के बाद, फिर तो और कॉलोनीज में शुरू हुई 1860s में, कॉलोनीज लाइक इंडिया। तो फिर तो डिमांड जो स्टील की थी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि हमें आयरन चाहिए। तो जो कि 1873 में, इतनी जल्दी देखो 1814 के बाद 1873 में ब्रिटेन जो था
इंग्लैंड जो था वो आयरन एंड स्टील एक्सपोर्ट कर रहा था, दैट इज अबाउट 77 मिलियन पाउंड। इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा था। वो कितना था? डबल द वैल्यू ऑफ इट्स कॉटन। मतलब जितनी वो कॉटन एक्सपोर्ट कर रहा था उससे डबल वो मेटल एक्सपोर्ट कर रहा था, जो कि आयरन एंड स्टील है। ये स्पीड आप देख सकते हो कितनी फास्ट स्पीड रही होगी उसकी इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण इंग्लैंड में, कि जो कि कॉटन की वैल्यू के डबल। जब उसने मेटल 1840s के बाद शुरू की ना, 1840 तक वो बहुत ज़्यादा कॉटन कर रहा था एक्सपोर्ट, लेकिन 1840s के बाद जब उसने मेटल शुरू की वो तो सारे मार्जिन ही पार कर गई और डबल द वैल्यू ऑफ कॉटन उसने वो एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो ये फर्स्ट आपका पॉइंट है, स्पीड ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन। नाउ सेकंड में है न्यू इंडस्ट्रीज तो शुरू हो गई, वो तो ठीक है, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा नई इंडस्ट्रीज आने से, इंडस्ट्री रेवोल्यूशन आने का मतलब ये नहीं था कि आपका मैनुअल वर्क, हाथ से काम करने वाला बंद हो गया, बल्कि वो अभी तक बहुत फुल फ्लैज चल रही थी इंग्लैंड में। तो एंड ऑफ 19th सेंचुरी, मतलब एंड ऑफ करोगे आप 19th सेंचुरी का मतलब 1870s से लेके या 1880 से लेके 1900 तक। तो एंड ऑफ 19th सेंचुरी में लेस देन 20% ऑफ टोटल वर्कफोर्स वॉज एम्प्लॉयड इन टेक्नोलॉजिकल एडवांस इंडस्ट्रियल सेक्टर्स। मतलब अभी सिर्फ 20% लोग ही इंडस्ट्रीज में काम कर रहे थे, मतलब 80% लोग अभी भी मैनुअल वर्क कर रहे थे। मैनुअल मतलब हैंडलूम में। गॉट इट? तो ये कह सकते हो स्पीड चाहे जितनी मर्जी तेज थी इंडस्ट्रीज की, लेकिन अभी भी 20% लोग ही सिर्फ मशीनरी वाले फैक्ट्रियों में काम कर रहे थे। ओके, टेक्सटाइल एक डायनेमिक सेक्टर था, टेक्सटाइल मीन कपड़ा, बट अ लार्ज स्केल का जो कपड़ा था तो दैट वाज प्रोड्यूस इन द फैक्ट्रीज। ओके, एंड सिर्फ फैक्ट्रीज में नहीं बल्कि डोमेस्टिक यूनिट में भी होता था। डोमेस्टिक यूनिट का मतलब है घरों में, कंट्री साइड में, स्मॉल यूनिट में। ओके, तो सेकंड में वो इसकी स्पीड के बारे में ये बात करता है, जितना मर्जी फैक्ट्रियां खुल गई थी लेकिन अभी भी 80% जो वर्क था वो मैनुअली किया जाता था, सिर्फ 20% वर्क ही फैक्ट्रियों में होता था, वो भी सिर्फ शहरों में फैक्ट्रियों में नहीं बल्कि डोमेस्टिक यूनिट में भी चल रहा था। ओके, तो थर्ड पॉइंट में वो बता रहा है रिगार्डिंग द पेस, रिगार्डिंग द स्पीड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में, कि इंडस्ट्रियल जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री थी, ट्रेडिशनल मतलब होता है जो पहले रही हैं, जो शुरू से काम करती आ रही हैं, नॉट फैक्ट्रीज। ओके, तो जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री थी तो दैट वाज नो सेटअप बाय स्टीम पावर्ड कॉटन, वो स्टीम पावर से नहीं चलती थी। ओके, चाहे वो मेटल की है चाहे वो कॉटन की है। तो लेकिन वो फिर भी स्टैग्नेंट नहीं रही। स्टैग्नेंट का मतलब रुकी हुई, नॉट डेवलपिंग, वो डेवलप कर रही थी। कहते वो कैसे काम कर रही थी फिर? जैसे मैंने बोला कि 80% काम अभी भी मैनुअली चल रहा था, तो वो तो कोई फैक्ट्रियां में नहीं चल रहा था, वो तो कोई मशीनरी इन्वॉल्व नहीं कर रहे थे, तो वो कैसे काम कर रहे थे फिर? तो जैसे उसने बोला कि वो सेक्टर स्टैग्नेंट नहीं था, स्मॉल इनोवेशंस एंड ordinary one that was the base of non mechanized सेक्टर। नॉन मैकेनाइज मतलब जो मैकेनिज्म नहीं है, जिसमें मशीनरी यूज नहीं होती है। जैसे आपने अभी भी काफ़ी चीज़ों में देखा है, हमारे इंडिया में देखा हो, फूड प्रोसेसिंग अभी भी मैनुअल होती है, घर के किचन के काम जो होते हैं। बिल्डिंग अभी भी मैनुअली लेबरर वर्क करता है। पॉटरी पॉट्स अभी भी लेबरर करते हैं। ग्लास वर्क करना, टैनिंग करना, फर्नीचर बनाना और इम्प्लीमेंट्स बजाना, औजार बनाना प्रोडक्शन की, आपने अभी भी देखा होगा कि जो काम मैनुअली होता है दैट कुडंट बी डन बाय द मशीनरी। ओके, तो उस टाइम भी ये सारे जो खास कर वर्क हैं अभी भी मैनुअली होते थे, या कुछ स्मॉल इनोवेशन वहां पे थी जो इनको सपोर्ट कर रही थी। मतलब इसमें थर्ड पॉइंट में इन्होंने बताया है कि जो स्पीड थी ना इंडस्ट्रियलाइजेशन की वो तो ठीक है, वो चीज़ थी यूनिफॉर्म बनाने, जो जिसमें आपको यूनिफॉर्मिटी चाहिए, क्योंकि मशीन को आपने एक बार सेट कर दिया वो सेम तरह की चीज़ बनाती जाएगी। लेकिन वही काम अगर मैनुअल करते हो तो मैनुअली आप बड़े अलग अलग तरीके चीज़ें बना सकते हो। ओके, तो दैट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन दिस। आगे आपका चौथा है, ये बता रहा है कि स्पीड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन की क्या थी, कि जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस थी वो बहुत स्लोली आई। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस का मतलब है जो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई
वो इतनी फास्ट डेवलप नहीं हुई। इसका मतलब है कि वो सारे इंग्लैंड में एक तरह से नहीं आई। अब इसका आपका ये एनसीईआरटी क्वेश्चन भी बनता है कि हाउ दैट कैन नॉट मैच, कि आपकी टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं हो पाई जितना कि मैनुअल। उसका रीज़न क्या था कि आपकी टेक्नोलॉजी इतनी स्लो क्यों थी? उसका रीज़न ये था कि जो आपकी न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू मशीनरी थी, वो एक्सपेंसिव थी, और मर्चेंट और इंडस्ट्रीज जो थे वो बहुत चौकन्ने रहते थे इसको यूज़ करने के लिए। जैसे कभी आपने देखा होगा कि आपके घर में कोई चीज़ आती है, नई वाली आती है, आप क्या कहते हो कि इसको डेमो देके जाओ, उसके बाद ही चलाएंगे। ओके, मे बी न्यू आपका कोई एसी आया है या लैपटॉप, अब तो आप काफ़ी डेवलप हो चुके हैं, आपको चीज़ों की पता है। लेकिन पहले हम क्या करते थे, या मे बी कोई चीज़ आई है उसके लिए हम कहते थे कंपनी को कि पहले डेमो के लिए भेज दो, उसके बाद हम इसको यूटिलाइज करना शुरू करेंगे। क्योंकि इतनी महंगी लिए कि टूट ना जाए, कुछ रिपेयर के लिए हो जाए, कहीं नुकसान ना कर ले। तो वही चीज़ थी कि उस टाइम इतनी ज़्यादा फैक्ट्रियाँ नहीं लगी, काफ़ी काम अभी भी मैनुअली हो रहा था। द रीज़न इसका क्या था कि जो नई मशीनरी आई थी, और एक तो वो एक्सपेंसिव थी, और नंबर 2 पे जो मर्चेंट उनको इंडस्ट्रीज़ में लगाते थे वो बहुत चौकन्ने रहते थे उसको यूज़ करने के लिए। ओके, तो उसके बाद तीसरा रीज़न था कि ये अक्सर मशीनें टूट जाती थी और इसकी रिपेयर भी कॉस्टली थी, क्योंकि हमें डर लगता है कि इतनी एक्सपेंसिव ली है तो पता नहीं इसमें क्या रिपेयर ज़रूरत हो, और रिपेयर है भी बड़ी कॉस्टली, तो पता नहीं हम नुकसान करवा लेंगे, तो इसलिए हमने मशीनरी यूटिलाइज़ नहीं करनी। हम तो भैया उसमें खुश हैं कि जो मैनुअल वर्कर काम कर रहे हैं। और चौथा रीज़न ये था कि जो मशीनरी वो थी इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं थी जितना कि इन्वेंटर्स और मैन्युफैक्चरर ने क्लेम किया था। मतलब उन्होंने दावा किया था कि ये इतनी ज़्यादा अच्छी प्रोडक्शन देगी तो आपको लेबरर्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उन्होंने एनालाइज़ किया कि ये इतनी ज़्यादा भी अच्छी नहीं जितना कि इन्वेंटर्स हमें मशीनरी के बोल रहा है, तो हमें क्या ज़रूरत है चीज़ें यूज़ करने की। उनको ये था, मर्चेंट वगैरह को, व्यापारी जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनको ये था कि हमें ईजिली तो ये लेबरर्स मिल जाते हैं चीपर लेबर पे, चीपर वेजेस पे, तो हमें ये मशीनरी की ज़रूरत नहीं है। मतलब आप ये चौथे कारण में कह सकते हो कि जो इन्होंने बनाई मशीनरी वगैरह बनाई थी वो इतनी ज़्यादा अभी तक लोगों में फेमस नहीं हुई थी। ओके, दीज ऑल आर द रीज़न। अब ये 4 रीज़न आपके उस क्वेश्चन के लिए आंसर कंप्लीट आपका हो गया है। अब उन्होंने एग्जाम्पल देके आपको बताया है कि आप कैसे कह सकते हो कि न्यू मशीनरी अभी तक लोगों में फेमस नहीं थी। उन्होंने स्टीम इंजन की एग्जाम्पल दी है। एवरीबडी नोज कि जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन को इन्वेंट किया, लेकिन आपने यहाँ पे एक गलती नहीं करनी है। आपने ये देखना है कि एक्चुअली न्यू कॉमन ने न्यू इंजन को प्रोड्यूस किया था। गॉट इट? तो लेकिन जेम्स वॉट ने उसको पेटेंट करवाया है। गॉट इट? मतलब बनाया तो एक्चुअली, प्रोड्यूस जो किया था स्टीम इंजन न्यू कॉमन ने। आपके क्वेश्चन देखना है वो कैसे आपको पूछ रहा है कि स्टीम इंजन जो एक्चुअली में प्रोड्यूस किया था वो न्यू कॉमन ने बनाया था। फिर आप कहोगे हम तो जेम्स वॉट का नाम लेते हैं, तो जेम्स वॉट ने एक्चुअली उसको पेटेंट कराया। पेटेंट एवरीबडी नो कि मेरी नाम चलेगा कि मैंने इसमें इंप्रूवमेंट करी है, मैंने चेंजेस करी है, इसको पूरा फिट बनाया, तो इसलिए जेम्स वॉट का नाम चलता है कि उसने इसको इम्प्रूव किया है। उसमें आपने ये देखना है थोड़ा सा। ओके, जो 1781 की बात है। और उसके बाद जो इसके इंडस्ट्रियलिस्ट थे जैसे फ्रेंड मैथ्यू बॉल्टन थे, उन्होंने भी मैन्युफैक्चर इसको मॉडल को किया था, लेकिन इसका उसको बायर ही नहीं मिला। ये कितनी हैरानगी वाली बात है कि स्टीम इंजन इन्वेंट हो, इतनी बड़ी इन्वेंशन हो जिसको आजकल आप बहुत ज़्यादा क्रेडिट देते हो, लेकिन उस टाइम में उनको उनके मतलब उसका इम्पोर्टेंस पता ही नहीं थी कि वाकई स्टीम इंजन इतना कमाल कर सकता है। जैसे आप एग्जांपल अपने घर में देख सकते हो कि जब कुकर में आप कोई भी चीज़ बना तो उसमें स्टीम इकट्ठी होती है तो कितनी जल्दी चीज़ बनती है कंपेयर आप ओपन में बनाओ तो वैसे स्टीम इंजन इतनी ज़्यादा ज़ोर से वो अपना धक्का लगाएगा, सोचो आप, पावर से, कि आपका कोई भी चीज़ प्रोडक्शन अगर करनी है, मशीनरी को चलाना है, तो दैट वेर बी ईजिली डन। तो लेकिन उस टाइम आपको कोई भी बायर नहीं उनको मिला। कितनी ट्रेजिडी वाली बात है। शुरू में तो कहते 19वीं सेंचुरी शुरू में तो सिर्फ वहाँ पे 3 to 1 ऐसे एग्जाम्पल आप इजिली इसको याद रख सकते हो ना। कितने स्टीम इंजन थे शुरू में? 3 to 1, उल्टा कर लेना आपने, ऑल ओवर इंग्लैंड में। मतलब सिर्फ इतने इंजन प्रोड्यूस किए गए स्टीम इंजन, क्योंकि उनको बायर ही नहीं मिल रहा, तो मैं क्यों इनिशिएटिव लूँ उसको और बना के। जिसमें से आपके 80 जो स्टीम इंजन थे वो कॉटन इंडस्ट्रीज में थे, उसमें से 9 वूल इंडस्ट्रीज में थे, और बाकी माइनिंग में काम कर रहे थे, क्योंकि माइनिंग करनी कितनी ईजी हो जाती है जब वहाँ से पूरा स्टीम का ब्लो आ रहा है और उसको प्रोसेसिंग कर रहे हैं।
ओके, तो ये एग्जाम्पल उन्होंने दी है कैसे मशीनरी को अभी तक पूरा वेलकम नहीं किया गया था इंग्लैंड में, चाहे उस टाइम 19th सेंचुरी आ रही थी। ओके, तो मोस्ट पावरफुल टेक्नोलॉजी को किसी ने हैंडल नहीं किया। अब जो हिस्टोरियंस हैं वो रिकॉग्नाइज करते हैं कि जो टिपिकल वर्कर है मिड 19th सेंचुरी में भी, वो ही वॉज नॉट मशीन ऑपरेटर बट द ट्रेडिशनल क्राफ्ट पर्सन था, लेबरर था। देखो अब इतनी बात, मिड 19th सेंचुरी आ चुकी है, 1850s वाला टाइम आ चुका है। अभी भी जैसे आजकल आप देखो कि एक ऑपरेटर है, वो सारा काम एक ही बंदा कर रहा है, सारा काम अपने आप चल रहा है। गॉट इट? तब भी ये सारा काम अभी भी आपको देखना पड़ता था, अपने आप मशीनरी उस तरह हिसाब से नहीं कर पा रही थी जो कि उसको करना चाहिए था। इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं, स्पिनिंग फैक्ट्री है, इसमें क्या हो रहा है कि सिर्फ आपका एक व्हील चल रहा है, और एक व्हील चलने से कितने सारे स्पिंडल्स आपको मैंने बताए थे स्पिनिंग में, अगर आपको याद रहे, यहाँ पे था दिस वन, ये एक व्हील चलने से सिर्फ एक स्पिंडल में धागा बन रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे एक व्हील चलने से आपके 100 ऑफ स्पिंडल्स, ये दिख रहे स्पिंडल्स, इतने सारे, मतलब 100 ऑफ स्पिंडल्स पे धागा बन रहा है। गॉट इट? दिस इज द डिफरेंस ऑफ द फैक्ट्रीज। यहाँ पे एक व्हील चलेगा और इतने सारे स्पिंडल्स में धागा बनना शुरू हो जाएगा। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हैंड लेबर एंड स्टीम पावर। हैंड लेबर, लेबर जो हाथ से काम करती है, और स्टीम पावर को अपनी उन्होंने यूटिलाइज करना शुरू हो जा कर देना है। ओके, अब आपको क्वेश्चन ये ऐसे पूछ सकते हैं, विक्टोरियन ब्रिटेन, जब क्वीन विक्टोरिया का रूल था, तो दैट टाइम ब्रिटेन को आपने बोलना है विक्टोरियन ब्रिटेन। उस टाइम आपके पास कोई ह्यूमन लेबर की शॉर्टेज नहीं थी, आपको इतने इजीली मतलब कि पिज़्ज़ा ये लेबर्स मिल जाते थे कि आपको अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा मशीन पे डिपेंडेंट होना नहीं पड़ता था। तो आप कहते थे इतने लाखों रुपए मशीनों पे लगाऊंगा, बेटर है कि मैं वर्कर से काम करवा लो देता, और उससे मैं जितना चाहूँगा उतना काम करवा सकूँ, इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है, और मुझको लोअर वेजेस में करवा लूँगा। जो पुअर पीजेंट थे, वैग्रेंट्स घूमने वाले थे, वो अक्सर सिटीज़ में घूमते रहते थे, जॉब्स की सर्च में, वर्क की सर्च में। ओके, तो इतने ज़्यादा वर्कर थे और वेजेस नेचुरली लो है, जब आपको पता है डिमांड एंड सप्लाई है, जितने ज़्यादा काम कम होगा, वर्कर ज़्यादा होंगे, उनको वेजेस कम ही मिलेंगी। द सेम थिंग हैपन। इसे इंडस्ट्रियलिस्ट को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी वहाँ पे लेबर शॉर्टेज की, तो उनको ज़्यादा पैसा नहीं खर्चना पड़ता था, कम वेजेस में ही उनको लेबरर्स ईजिली मिल जाते थे। ओके, इसलिए वो चाहते नहीं थे कि मशीन को इंट्रोड्यूस, क्योंकि क्यों मैं लाखों रुपए वहाँ पे खर्चा करूँ, और इसलिए मेरे को बेटर है इतना कैपिटल इन्वेस्टमेंट करूँगा, मेरे को लेबर इजीली तो मिल रहे हैं, तो मैं उन्हीं से काम चलाऊँगा, तो मैंने उनको मशीन को नहीं रखना। तो अब दूसरा रीज़न ये था कि जो उनका लेबरर्स का काम तो वो सीजनल, जैसे आपकी अपनी एग्जांपल इंडिया की ले लो कि हमारे में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, और हमारे में अनएम्प्लॉयमेंट रीज़न यही है कि हमें वेजेस कम मिलती हैं। अगर आप कम वेज में काम नहीं, कोई दूसरा कोई आ जाएगा, तो इसलिए आपको हमेशा कम वेज में काम करना पड़ता है, चाहे गवर्नमेंट जितना मर्जी मिनिमम वेजेस आपको एक्ट कर दे। तो सेकंड रीज़न आपका ये रहता है कि आपका जो वर्कर्स काम करते हैं वो सीजनल वर्कर काम करते हैं, एक सीज़न में काम किया 3-4 महीने, फिर उनको बाहर निकाल देते हैं कि आप जाओ, हमारा काम खत्म हुआ, नेक्स्ट ईयर हम देखेंगे आपको। तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि उस टाइम भी जो वर्कर का काम था, लेबरर्स का, वो सीजनल वर्क था। जैसे आपने देखना है कि सर्दी में वहाँ पे गैस वर्क है और ब्रूरीज हैं, ब्रूरीज जहाँ पे वाइन बनती है, वो काम मोस्टली चलता था कोल्ड मंथ में। ओके, तो कोल्ड मंथ में जो गैस वर्क चलता है सर्दियों वाला, ब्रूरीज का काम चलता है, तब वो एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉय कर लेते थे। ओके, तो जब पीक डिमांड, मैक्सिमम डिमांड हो, तब उनको एम्प्लॉय कर लेते थे। जब आपका बुक का काम चला, बुक बाइंडिंग है, प्रिंटर्स है, ये क्रिसमस के महीने जो भी सर्दियों में आते हैं, उस टाइम काफ़ी सारे वर्कर्स को एम्प्लॉय कर लेते थे। जब उनकी ज़रूरत नहीं है, उनको बाहर निकाल देते थे। ओके, तो जब वाटर फ्रंट का काम विंटर में आता था, जैसे कि आपका काम है विंटर में, आपको पता है कि मोस्टली जो इंग्लैंड में खासकर उनके जो ओशियंस हैं, सीज़ हैं, उनमें बर्फ़ जम जाती है, तो इसलिए वहाँ पे अब उनके शिप नहीं चलेंगे। तो ये टाइम ऐसा विंटर में होता है जबकि शिप्स को रिपेयर किया जाता था, स्प्रूजस और प्रॉपर उसको डेवलप किया जाता था, रेनोवेट किया जाता था, जिस टाइम के वर्कर्स को एम्प्लॉय कर लिया जाता था उन ज़्यादा कामों में। ओके, तो इन सारी इंडस्ट्रीज़ में
हमेशा प्रोडक्शन फ्लक्चुएट रहती थी, फ्लक्चुएट मतलब ऊपर नीचे, कभी काम मिल गया कभी निकाल दिया, तो ये फ्लक्चुएशन सीजन रहता था और लेबरर्स के लिए बहुत प्रॉब्लम रहती थी वर्क लेने के लिए। गॉट इट। तो ये आपकी इंग्लैंड के बारे में बता रहे हैं कि हैंड लेबरर्स का काम कैसे चल रहा था, वहाँ पे जो आपकी इंडस्ट्री सी कितनी डेवलप थी, अभी भी काम वहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं। यू कैन सी हियर कि कैसे अब लोगों ने सर्च ऑफ वर्क के लिए शहरों में जाना है, फैक्ट्री में जाना है। ओके, अब इसका काम है कि बहुत सारा काम हैंड लेबर से चल रहा है, मशीन्स भी काम कर रही है। मशीन कैसा काम करती थी, कहते हैं मशीन अगर आपने लेनी है तो वो आपका यूनिफॉर्म काम करेगी। अगर आपने यूनिफॉर्म बनानी, यूनिफॉर्मिटी मतलब एक जैसा, जैसे मैंने आपको कहा है मशीनरी को आपने सेट कर लेना है, वो सेम काम करेगी बिना एनी वेरिएशन, उसमें उसी में कोई भी चेंज नहीं आए बिना वो काम करे। अगर आपने स्टैंडर्डाइज गुड्स बनानी है, ओके, अगर आपने मास मार्केट है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करनी है, आपने एक तरह की चीज़ बनानी है, आपने पैरामीटर्स सेट कर देने मशीन में, और वैसे आपका काम एक ही तरह सा यूनिफॉर्मिटी में काम होगा, तब आप मशीन्स को एम्प्लॉय करो, इंगेज करोगी। लेकिन अगर आपका काम जो कि मैनुअली है, वो मैनुअली किस चीज़ के लिए है, फॉर इंट्रिकेट डिज़ाइन, स्पेसिफिक शेप। अगर आपने कोई खास ढंग का चीज़ बनवानी है तब आपको मैनुअली वर्कर्स को ढूंढना पड़ेगा। जैसे उन्होंने बताया कि मिड 19th सेंचुरी में ब्रिटेन में फॉर एग्जांपल 500 वैरायटी के हैमर बनते थे। हैमर क्या, हथौड़ा। मतलब आप सोचो, अगर आप फैक्ट्री में हथौड़े बनवा रहे हो, अगर आपने एक पैरामीटर सेट किया तो वो एक तरह का हथौड़ा बनाएगा। अगर आप दूसरा तरह का बनाना, आपको फिर पैरामीटर चेंज करने पड़ेगा या नई मशीनरी लेके आनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको दूसरा तरह का हथौड़ा बनाएगा। लेकिन ये 500 तरह के हथौड़े बनाने, दैट कैन बी पॉसिबल ओनली विद द मैनुअल वर्क। तो इंग्लैंड में उस टाइम 500 तरह के अलग अलग वैरायटी के हैमर बनते थे और 45 काइंड के एक्सिस। एक्सिस क्या होती हैं आपकी, कुल्हाड़ियाँ। मतलब आप वैरायटी देख रहे हो, मतलब ये इम्प्लीमेंट जो बन रहे हैं मैनुअली, दैट कैन बी डन बाय ओनली द हैंड लेबरर्स। ओके, इसके लिए आपको स्किल की ज़रूरत है, ना कि टेक्नोलॉजी की। मशीनरी नहीं ये काम कर पाएगी, मशीनरी तो सिर्फ एक तरह की चीज़ बनाएगी, लेकिन आपका मैनुअल वर्क, यू कैन सी द वर्कर्स ओवर हियर, ये दिख रहे हैं आपको हथौड़े आयरन वर्क में। ओके, दैट इज डन बाय द वर्कर्स। तो नेक्स्ट चीज़ है, ये क्वेश्चन आपका आएगा कि क्वेश्चन आप कर सकते हो, वाई इन विक्टोरियन ब्रिटेन, विक्टोरिया जिसमें मैंने बोला क्वीन थी, अपर क्लासेस प्रेफर द हैंडमेड गुड्स। मतलब कि विक्टोरियन ब्रिटेन में अपर क्लासेस, जिसमें अपर क्लासेस में कौन आता है, हाईली अपर क्लास, अरिस्टोक्रेट्स एंड बुर्जेस, ये मेन क्रीम ऑफ द सोसाइटी होते हैं। ओके, तो जो अपर क्लासेस थी वो कहते थे जितनी मर्जी मशीनरी आ जाए, हमने मशीन वाली चीज़ नहीं लेनी, हम तो हमेशा हैंडमेड गुड्स को प्रेफर करेंगे। ओके, वाई हैंडमेड गुड्स, इसका आंसर आप नोट कर, क्वेश्चन आपका रेडी हो गया कि वाई दे प्रेफर द हैंडमेड गुड्स। इसका आंसर है नंबर 1 कि हैंडमेड गुड्स प्रोडक्ट जो थी वो सिंबलाइज करती थी रिफाइनमेंट, क्लास, कि जो चीज़ मैंने पहनी हो सोसाइटी में कोई दूसरा ना पहन के आ जाए। ओके, तो तभी आप ब्रांड के पीछे जाते हो कि जो ब्रांडेड चीज़ मैंने डाली है मैं दूसरों को दिखा सकूं, शो ऑफ कर सकूं कि जो मेरे पास है वो किसी और के पास नहीं है। ओके, ब्रांडेड में तो फिर भी आपको सिमिलरिटी मिल जाएगी, लेकिन मैनुअल चीज़ में जो कस्टमाइज चीज़ होती हैं वो सिर्फ आपके लिए बनाई जाएगी, दूसरे के लिए नहीं होगी। तो उसमें ये क्या होता था, जो रिच लोग अक्सर जो हाई पार्टीज़, हाई सोसाइटीज़ में जाते थे, वो शो ऑफ करते थे कि मेरी जो बनी हुई चीज़ है उसमें क्या स्पेशलिटी है, वो क्लास शो करती है, रिफाइनमेंट शो करती है कि जो चीज़ मेरे पास है वो किसी और के पास नहीं होगी। ओके, और जो सेकेंड पॉइंट है, दे वर बेटर फिनिश, उनकी फिनिशिंग बहुत अच्छी होती थी, इंडिविजुअली प्रोड्यूस की जाती थी, सिर्फ एक बंदे के लिए है, अगर एक ने ऑर्डर दिया, कस्टमाइज होती थी, और इसके साथ ये था केयरफुली डिज़ाइन होती थी, उसमें कोई नुकसान, कुछ गलत चीज़, कुछ भी ऐसा ड्रॉबैक हो ही नहीं सकता कि कल को आपको ये कंप्लेन करें हाई सोसाइटीज़। ओके, तो ये चीज़ जो मशीन मेड गुड्स हैं वो हमेशा एक्सपोर्ट के लिए रख लेते थे, कॉलोनीज़ में भेज देते हैं। इंडिया में बहुत गरीबी है, वो ईजिली चीज़ों को खरीद पाएंगे, इसलिए मशीनों के कपड़े उनके लिए सस्ते रहेंगे, तो उनको हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो आप देख रहे हो कि जो हाई क्लास सोसाइटीज़ है वो कभी भी मशीन मेड गुड्स नहीं पहनेंगी, वो हमेशा इंडिविजुअल डिज़ाइन और पूरा प्रॉपर कस्टमाइज चीज़ ही पहनती थी, जो कि दूसरे नहीं कर सकते थे।
तो इन कंट्रीज़ में लेबर की शॉर्टेज जो थी वो मैकेनिकल पावर, सो दैट नीड फॉर ह्यूमन लेबर कैन बी मिनिमाइज। अब इन कंट्री में उन्होंने लेबर की शॉर्टेज होने के बाद थोड़ा सा मशीनरी पे थोड़ा सा डिपेंड करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उनको ह्यूमन ब्रांड लेने की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब है कि आपने देखा कि लाइफ ऑफ द वर्कर्स कैसी होनी चाहिए। इसमें ये तो आपको पता है कि वर्कर्स को अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, सीजनल वर्क है, काम नहीं मिल रहा, तो नेचुरली ये आप एज्यूम कर सकते हो कि उनकी जो लाइफ है बहुत ही बदतर होगी। यू कैन राइट ऑन द क्वेश्चन अगेन, व्हाट टाइप ऑफ द व्हाट वाज द डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ द वर्कर्स ओवर हियर। ओके, तो आप इसका आंसर शुरू कर सकते हो कि क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लेबरर्स थे मार्केट में, इसलिए लाइफ उनकी वर्कर्स की लाइफ बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी। ओके, तो उनको कंट्री साइड से ट्रैवल होके सिटीज़ में आना पड़ता था। और वहाँ पे भी ये नहीं है कि सिटीज़ में आप पहुँच गए तो आपकी जॉब वहाँ पे वेट कर रही है। वहाँ पे अगर आपने जॉब सिटीज़ में लेनी है तो या तो आपको कोई फ्रेंड सर्कल या कोई रिलेटिव्स होना चाहिए जो कि आपको इंडस्ट्रीज़ में जॉब दिलवा दी। वैसे अगर आपका कोई फ्रेंड वहाँ पे फैक्ट्री में नहीं है या कोई रिलेटिव नहीं है तो आपको जॉब नहीं इजीली मिलेगी। तो अगर मे बी आप सोचो कि आप गांव से शहर में आ भी गए कि चलो देखते हैं, अगर कोई रिलेटिव नहीं है तो क्या करे, कोई तो जॉब मिलेगी, फिर आपको क्या होगा, बहुत हफ्तों वहाँ पे वेट करनी पड़ेगी। फिर वहाँ बैठे रहो कि हफ्तों वेट करो कि शायद मेरे को कोई जॉब मिल जाए, कोई फैक्ट्री में मिल जाए। तो आपको काफ़ी नाइट्स ब्रिजेस के अंडर स्पेंड करनी पड़ेगी। ओके, जैसे आप देख सकते हो लाइफ कैसी है इनकी। ओके, तो काफ़ी देर आपको वहाँ पे नाइट स्पेंड करनी पड़ेगी। और कबियों को तो नाइट रिफ्यूजीज बनाए होते थे वहाँ पे, कुछ किसी इंडिविजुअल्स को प्राइवेट इंडिविजुअल ने बनाए, वहाँ पे ठहरना पड़ता था। और कुछ को कैजुअल वार्ड जो कि पुअर लॉ अथॉरिटीज़ ने मेंटेन किए थे वहाँ पे रुकते थे। मतलब अगर आप गांव से शहर में आ गए हो, अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है शहर में, तो आपको काफ़ी हफ्तों ब्रिजेस के अंडर नाइट स्पेंड करनी पड़ेगी, या कोई रिफ्यूजीज कैंप में या कैजुअल वार्ड में आपको वहाँ पे रातें काटनी पड़ेंगी टू गेट योर जॉब। अब वहाँ पे क्या हुआ, सीजनैलिटी ऑफ वर्क, मैंने यही बोला आपको कि आपका सीजनैलिटी वर्क था कि जब आपका सीजन आया आपको एम्प्लॉय कर दिया, जब आपका ख़त्म हुआ काम तो उनको बाहर निकाल दिया। तो इसके लिए हर वर्कर को बहुत ज़्यादा देर तक विदाउट वर्क रहना पड़ता था। मतलब अगर आप गांव से शहर में आ गए, आपको जॉब मिल भी गई, तो ये आपकी परमानेंट जॉब नहीं है, बल्कि आपको एक जॉब में 3-4 महीने रख के निकाल दिया जाएगा। फिर आपको कहीं और वेट करनी पड़ेगी, वहाँ पे जाके आपको वो दोबारा जॉब ढूंढनी पड़ेगी। तो आप कह सकते हो कभी आप स्ट्रीट्स पे हो, कभी आप जॉब में हो। ओके, तो जब आपकी कंट्री साइड में काम होता है आप दोबारा भी आ जाते थे कंट्री साइड में, जैसे आप हार्वेस्ट सीजन आया तब आप वापस आ जाते थे। तो ये और काम इन बिटवीन वो करते रहते थे। मतलब वहाँ पे कह सकते हो कि उनका काम, उनका जो कंडीशन थी वर्क की वो अच्छी नहीं थी। ओके, जो उनकी वेजेस थी वो बहुत कम थी। ये सारे पॉइंट आप इसमें मार्क कर सकते कि व्हाट वाज द लाइफ ऑफ वर्कर्स। गॉट इट। ये सारा एज ए स्टोरी आपने लिखना है, इसमें कुछ नहीं आपने खास करना, स्टोरी लिखते जाओ कि वो गांव से शहरों में आए, शहरों में काम नहीं मिलता, काम अगर तब मिलेगा जब आपके साथ कोई फ्रेंड सर्कल है या कुछ भी है, नहीं तो आपको वहाँ पे रुकना पड़ेगा और वहाँ पे सीजनल काम करना पड़ेगा। फिर आपने कहना वेजेस बड़ी कम थी, वेजेस फ्लक्चुएट होती रहती थी ईयर टू ईयर। ओके, कभी आपको बहुत देर नेपोलियन वॉर जैसे आपकी आई, उसमें आपको क्या था, आपकी थोड़ी वेजेस तो बढ़ी, लेकिन वहाँ पे आप कहोगे कि प्राइस राइज ही बढ़ गया। मे बी आपकी सैलरी डबल कर दी लेकिन प्राइस राइज 3 टाइम्स बढ़ गया, तो फिर क्या फ़ायदा ऐसे सैलरी बढ़ेगा। तो इसमें आप कह सकते हो कि वेजेस के साथ साथ हर चीज़ का रेट भी बहुत बढ़ना शुरू हो गया था, जो वर्कर्स को बहुत प्रॉब्लम दे रहा था। तो बेस्ट टाइम में मिड 18th सेंचुरी में कह सकते हो 10% जो अर्बन पॉपुलेशन थी वो बहुत ज़्यादा पुअर थी अभी भी विद इन द सिटीज़। क्लियर। तो जब आपका इकोनॉमिक डिप्रेशन 1830s में आया तब तो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट 35 to 75% हो गई। इतनी ज़्यादा गरीबी बढ़ गई थी इस टाइम में विद इन इंग्लैंड। तो आपका फिर एनसीईआरटी नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू हो जाता है कि विमेन ने स्पिनिंग जेनी पे क्यों अटैक किया। ये स्पिनिंग जेनी क्या है। अब इन्होंने बताया कि स्पिनिंग जेनी जो है उसको जेम्स हारग्रीव्स ने बनाया था 1764 में, और इस मशीन ने इतनी ज़्यादा स्पीड तेज़ कर दी स्पिनिंग प्रोसेस की। स्पिनिंग का मतलब है कॉटन से
थ्रेड बनाने की इतनी ज़्यादा स्पीड तेज़ कर दी कि जिसके कारण लेबरर्स को काम से निकालना पड़ा। मतलब कहते एक अगर व्हील आप चलाते थे उसमें आप हंड्रेड्स ऑफ स्पिंडल्स का काम करते थे। जैसे ये एग्जांपल देखो, ये स्पिनिंग जेनी है। ओके, तो इसमें अगर एक ये चलेगा व्हील, आप इसको चलाओगे तो 100 स्पिंडल्स जो है, इतने सारे स्पिंडल्स पे धागा बनना शुरू हो जाएगा। वैसे आपको पता है एक व्हील सिर्फ एक स्पिंडल पे धागा चढ़ा सकता था, लेकिन अब स्पिनिंग जेनी के आने से क्या हुआ, जो हंड्रेड्स ऑफ वुमेन काम कर रही थी वहां पे फैक्ट्री में, उसको बाहर निकाल दिया। तब जाके विमेन ने ऐसी मशीनों को अटैक करना शुरू कर दिया कि हमारी अनएम्प्लॉयमेंट का रीज़न है ये मशीनरीज। अगर ये मशीनें ना आती मे बी हम एम्प्लॉयड रहते। तो इसीलिए काफ़ी सारे वर्कर्स को इन मशीनों ने अनफ्रेंडली बता दिया और उन पे अटैक करने में मजबूर कर दिया कि इनके कारण उनका काम रुका है, वो अनएम्प्लॉयड हो गई हैं। ओके, तो 1840s के बाद क्या हुआ, काफ़ी सारी सिटीज़ में और काम शुरू हो गए। जैसे एम्प्लॉयमेंट के काम बढ़ गए, रोड्स वाइडन होनी शुरू हो गई, न्यू रेलवे स्टेशंस आ गए, रेलवे लाइंस को एक्सटेंड करना शुरू हुआ है, टनल्स डिग करनी शुरू कर दी, ड्रेनेज बननी शुरू हो गई, सीवरेज का काम शुरू हो गया, रिवर्स के किनारे बनाने शुरू कर दिए। तो वर्कर्स को यहाँ पे भी काम मिलना शुरू हो गया। तो आप कह सकते हो कि इंडस्ट्रीज़ के साथ साथ इन 1840s के बाद उनको फिर दोबारा यहाँ पे काम मिलना शुरू हो गया। ओके, दे आर गेटिंग नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड इन द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज डबल इन 1840s एंड डबल अगेन इन सब्सिक्वेंटली 30 ईयर्स में उनकी जो क्वांटिटी लेबरर्स की थी वो बढ़ती चली गई। यू कैन सी ओवर हेयर शैलो अंडरग्राउंड रेलवे बीइंग कंस्ट्रक्टेड एट अ सेंट्रल लंदन में। जैसे मैंने कहा है कि आप पिक्चर्स को भी प्लीज़ गो थ्रू करते रहना, क्योंकि एनीथिंग कैन बी आस्क्ड। So this is how I'm going to end this part. This was all regarding the industrial revolution in England and what was the impact of that on the different stages, speeding, etc. you have done in this. Okay, for the another one, that is the second, industrialization in colonies we'll do in the next part, that is in the second part. For that one, thank you.